और चलिए अब बात करते हैं हमारी आज की स्पेशल स्टोरी की। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के 12 जिले के रहने वाले हास्य व्यंग कवि सुरेंद्र यादवेंद्र ने अपने काव्य पाठ से 12 जिले का ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान का नाम रोशन कर दिया है। यादवेंद्र ने 12 जिले का गौरव बढ़ाया है, जिन्हें पूरे भारत में विदेश यात्रा के लिए चुने गए 7 कवियों में चुना गया है, जिसमें राजस्थान से एकमात्र नाम 12 जिले के सुरेंद्र यादवेंद्र का है, जो अब दूसरी बार 12 अगस्त को विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। 12 की धरा से कविता पाठ का शुभारंभ कर अपनी मनमोहक हास्य व्यंग कविताओं से देश में पहचान बना चुके कवि सुरेंद्र यादवेंद्र ने बताया कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की यात्रा के लिए उनका चयन हुआ है। तो राजस्थान के ये कवि अपने हास्य रस से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं और अपनी ख्याति जो है देश ही नहीं विदेश में भी फैला रहे हैं। तो हमारे साथ हास्य कवि यादवेंद्र जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है यादवेंद्र जी खबर फास्ट पर आपका। खबर फास्ट के दर्शकों को तो कवि सुरेंद्र यादवेंद्र बाराकोटा राजस्थान से मैं प्रणाम करता हूं। जी यादवेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप जो है अपने इस टैलेंट को इतनी अच्छी तरीके से और इतने सलीके से आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम रोशन कर रहे हैं। भारत का नाम जो है आप वहां तक लेकर पहुंचे हैं। कविता की अगर बात करें तो 9 रस होते हैं, 9 में से एक रस पर आपको महारत हासिल है, काव्य रस के आप कवि हैं। तो सबसे पहले आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि रचनाओं की शुरुआत जो है, ये जो शौक है आपका, ये कब आपको मतलब इतना ज्यादा आपको लगा कि अब आपको जो है अपने इस शौक को अपना पैशन बनाना है, आपका पेशा बनाना है? जी, ये शौक तो बचपन से था और शुरुआत मेरी हुई प्राइमरी कक्षा में जब मैं था। तो बाल सभाएं हुआ करती थी उस समय। तो बाल सभाओं में कविता पढ़ता था। तो मेरा प्रेजेंटेशन और वो देख के हमारे टीचर्स ने जिले की जो प्रतियोगिता थी डिस्ट्रिक्ट की, उसमें मुझे प्रतिनिधित्व के लिए अपने स्कूल से भेजा। तो वहां पर मैं फर्स्ट आया। उसके बाद से वो बचपन से ही शौक डेवलप हो गया। तो पहले तो की कविता पढ़ते थे, फिर जब मिडिल में आए तो काका हाथ रसीद जी की कविता से मैंने डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड जीता। वहां से ये शौक डेवलप हुआ। फिर सेकेंडरी हाई सेकेंडरी आते आते तो कुछ तुकबंदियां मैं करने लग गया था और वो बाल सभाओं में सुनाया करता था, पसंद आती थी अध्यापकों को भी, उनको भी। कॉलेज में जाकर के वो धीरे धीरे बढ़ता रहा, पर ये जब तक भी मैंने नहीं सोचा था कि कभी ये मेरा प्रोफेशन हो जाएगा जी। और वो चलता रहा सिलसिला। मतलब तब तक आपके फिर उसके दिमाग में कुछ और बाद ही था कि आपको जो है प्रोफेशनली कुछ और करना है, कवि के रूप में आगे आपने करियर के रूप में और इसे लेने की नहीं उसके सोची थी? बाद जब यहाँ गोष्ठियां साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ा, वहाँ गोष्ठियां वगैरह में जाता रहा। जी। और यहाँ पर 15 अगस्त और 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर नगर पालिका में आज भी वो गोष्ठियां नियमित हो रही हैं, उस समय से चल रही हैं। तो उनमें जब मैंने सुनाया तो फिर 12 में जो कवि सम्मेलन होता है उसमें मेरा नंबर आया। वहां पे जब मेरा काव्य पाठ हुआ तो श्रोताओं ने और मेरे शहर के लोगों ने खूब पसंद किया। वंश मोर के साथ दोबारा सुना तो मेरा हौसला बढ़ा। जी। जब तक मुझे ये भी पता नहीं था कि ये एक प्रोफेशन भी हो सकता है, लेकिन श्रोता बहुत बढ़िया था और आज भी हूँ। मैं जब पढ़ता था कॉलेज लाइफ में तो हमारे हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी, नैनवा, आप रेंट इधर झालावाड़ और सवाई माधोपुर तक मोटरसाइकिल से 2 दोस्तों को बिठा करके कवि सम्मेलन सुनने जाता था। रात भर कवि सम्मेलन सुन के मोटरसाइकिल चला के वापस घर आता था। ये मेरा जुनून था सुनने का। और वो सुनते सुनते और उनसे प्रभावित होते होते आखिरकार एक दिन मैं भी मंच पे आ गया और उसकी शुरुआत ऐसे हुई कि 12 के मंच पे आया। 12 में जो ईओ साहब थे, नाम तो मुझे ध्यान नहीं रहा उस समय, ये लगभग 83 की बात होगी, उनका ट्रांसफर हो गया बूंदी। बूंदी में भी तीज का बहुत बड़ा मेला लगता है। तो वहां से उन्होंने टेलीग्राम भेजा कि आप इस कवि सम्मेलन में आमंत्रित हैं।
और 2,500 रुपये उस समय पारिश्रमिक था। तो मैं तो उस टेलीग्राम को लेकर के और हम्म। दोस्तों को और रिश्तेदारों को दिखाता रहा कि देखो मेरे पास आमंत्रण आया है, मैं हम्म। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में बूंदी जा रहा हूँ, ये वो बड़ी एक उत्सुकता, क्योंकि 12 के बार मतलब बड़ा प्रोग्राम अखिल भारतीय हुई था। संयोग उसमें ऐसा हुआ कि उसमें बड़े बड़े कवि थे, बाबा निर्भय हाथरसी जी, डॉक्टर उर्मिलेश जी, ब्रजेंद्र अवस्थी जी, सोम ठाकुर जी, और इंदिरा इंदु जी, रमेश गुप्ता चातक जी का संचालन था। हम्म। उसमें संयोग कुछ ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल नया था, और ये जो 5 कवि थे, ये उस समय मोबाइल वगैरह भी नहीं थे, तो हम्म। ये यूपी से किसी कवि सम्मेलन से लौट रहे थे, और इनकी ट्रेन जो है डिस्कनेक्ट हो गई और हम्म। बहुत ज्यादा लेट हो गई। तो उनका नगर पालिका के उस पर फोन आया, बेसिक उस पे, हम्म। कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। 5 कवि उसमें से रुक गए, 10 की टीम थी वो। हम्म। अब 5 कवि केवल बचे जो आगे थे। हम्म। छठा मैं था, मैं लोकल टाइप। तो वो अब मैं जाके वहां गया तो होटल में वहां चर्चा चल रही थी, तो ये लोग चिंतित थे कि भाई रात भर का कवि सम्मेलन होता है इधर हमारा हाड़ौती में, जी। सुबह 5 बजे तक कवि सम्मेलन चलते हैं, बल्कि नैनवा का तो रिकॉर्ड है कि शाम को 8 बजे शुरू होकर हम्म। सुबह 7 तो बजे सभी तक लोगों को चलता है। चिंता सताने लगी होगी कि कैसे टाइम को पूरा किया जाएगा, हाँ, कैसे लोगों कितने को टाइम को बांध के पूरा रखेंगे, करेंगे, समा कैसे आपका बांधा जाएगा। पूरा जी। हम्म। हाँ, तो मैं जब उनको नजर आया तो उन्होंने मुझसे पूछा, रमेश गुप्ता चातक जी जो उज्जैन के संचालक थे, कि भाई आप भी कवि हो क्या, कवि सम्मेलन में आए हो क्या? तो मैं तो फटाफट वो निकाल के जेब में से टेलीग्राम ऊपर ही रखा हुआ जी। था, बताया। मैंने कहा हाँ, मैं आमंत्रित हूँ। हम्म। तो क्या कौन से रस में पढ़ते हो? मैंने कहा जी हास्य व्यंग्य में। तो फिर ठीक है, कितना देर पढ़ सकते हो? मैंने कहा जी मेरा दूसरा ही अनुभव है, मेरे 12 शहर में पढ़ा था, हम्म। तो वहाँ करीब 8 घंटा मैंने पढ़ा था। तो कहा, अच्छा ठीक है। अब वो कवि सम्मेलन शुरू हुआ। हम्म। संयोग में कुछ ऐसा रहा कि एक दो कवि, अब हमारे आड़ती के श्रोता हैं वो अजीब टाइप के हैं, तो हम्म। एक तो कवि हूट हो गए, मतलब पब्लिक ने पसंद नहीं किया। अच्छा। और तो ये संख्या और कम हो गई दो, तो और भार लग रहा होगा कि आप कुछ ही कंधों पर जो है हाँ, आ गया है, जो सबको आगे लेके चलना है। जी। हाँ, तो 2 विकेट गिर गए। हम्म। एक वहां के लोकल कवि थे, उसके बाद मुझे उठा, मुझे तो पसंद किया लोगों ने खूब, हम्म। और वंश किया, फिर एक कविता मैंने सुना दी। और उसके बाद 2 कवि उनमें से, मतलब उनको 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं सुना पब्लिक ने। हम्म। अब वो और ज्यादा टेंशन हो गया कि अब कैसे क्या करेंगे। तो हम्म। उन्होंने मुझे बुलाया इशारे से और पूछा तुम्हारे पास और मैटर है? मैंने कहा जी है। हम्म। तो उस एक ही दौर में मुझे 2 बार पढ़वाया, मतलब एक दौर खत्म होने के पहले, क्योंकि अब बचे तो मतलब 5 ही कवि थे, जी। और वो तो अलग ही थे। हम्म। तो राहत इंदौरी जी साहब और इंदिरा इंदु जी के पहले एक बार फिर मुझे उन्होंने बुलवाया। हम्म। तो फिर मैंने 15-20 मिनट तक खूब हंसाया लोगों को, और हम्म। खूब वो हुआ। तो उनको, मतलब पब्लिक तो वो एक तरह से मेरे साथ हो गई। हम्म। और फिर दूसरा दौर शुरू किया। हम्म। तो दूसरे दौर में भी वो संयोग ऐसा कि मुझे याद रहेगी कविताएं, डायरी भी मैं साथ ले गया था। तो मैंने फिर जब दूसरे दौर में दूसरी बार मुझे बुलाया, तो मैंने कहा भाई अब मुझे जो ये कविताएं याद थी वो तो खत्म हो गई, अब मैं डायरी से देख के सुनाऊंगा। तो जी। पब्लिक ने बोला सुनाओ सुनाओ। और ऐसे करके मतलब एक तरह से वो मंच मेरा नाम हो गया सुबह के हम्म। अखबारों में पूरा, मतलब यानी ये संयोग रहा कि एक इतना बड़ा मौका आपके हाथ आ गया और आपको जो है पूरी शाम आप लूट ले गए। प्रयोग तो क्या, मैं तो संयोगी कहूंगा इसे, हम्म। संयोगी था। हम्म। क्योंकि अगर वो 5 कवि जो बड़े बड़े थे वो आ गए होते तो मुझे इतना वक्त नहीं मिलता, इतनी बिल्कुल। मेरी सुरेंद्र वहां जी, पर प्रस्तुति बड़े नहीं बड़े होती, तो कवियों के साथ संयोग। जो है आपने जो है मतलब साथ में साझा किया होगा मंच भी, तो कुछ ऐसे नाम जो आज भी आपके जहन में हो, जिन्हें आज भी आप चाहते हो कि उनके साथ आप मंच साझा करें, उनसे आपने सीखा या वो आपसे इतना ज्यादा जो है इम्प्रेस्ड हो गए। नहीं, मुझे चूंकि 32-33 साल लगभग मंचों पे हो गए हैं, हम्म। तो ऐसा तो कोई भी कवि शायद नहीं है देश में, बड़े से लेके छोटे तक, हम्म। कि जिसके साथ मैंने मंच साझा नहीं किया हो, या जो मुझे मंचों पर नहीं टकराए हों। जी।
और कुछ कवि तो उनमें जिनसे मैं काफी प्रभावित रहा, उनमें बाबा निर्भय हाथरसी जी। हम्म। हाँ, केवल काका हाथरसी जी से मंच साझा करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जी। बाकी तो बाबा निर्भय हाथरसी जी, डॉक्टर उमलेश जी, डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी जी, इनके साथ खूब मैंने मंच साझा किए, खूब यात्राएं भी, मुझे बहुत प्यार करते थे बाबा निर्भय हाथरसी जी और डॉक्टर उमलेश जी, हम्म। खूब यात्राएं की उनके साथ। 12-12 दिन की लंबी सीरीजें कलकत्ता, आसाम, गुवाहाटी और वहाँ की साथ साथ हम लोगों ने की, हम्म। और बहुत उनको प्यार मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं बस वो श्रोता बन के ही सीखा। मेरा हम्म। कोई काव्य गुरु नहीं था जिसने मुझे कविताएं सिखाई हो। इन लोगों को सुन सुन के ही यानी कभी मैंने ये मतलब पर्टिकुलर आपका सीखा। इंटरेस्ट नहीं रहा कि आप कभी किसी कवि को पढ़ रहे हैं और एक बड़ा आपने साहित्य जो है वो कंप्लीट कर दिया हो, कविता पाठ आपने कर दिया हो? नहीं, पढ़ने की आदत नहीं थी, तो पढ़ा भी हम्म। नहीं मैंने किसी को। और मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा। हम्म। ग्रेजुएशन तक तो हिंदी से वैसे भी कोई लेना देना नहीं था, तो हिंदी से वो तो हम्म। केवल कविताओं के प्रति मेरा जो लगाव। लेकिन फिर भी इतना और अद्भुत टैलेंट कि आप उन 7 कवियों में आ गए हैं, देश भर में जिनका चयन हुआ, विदेश यात्रा के लिए अपना नाम आपने दूसरी बार उसके लिए दर्ज करवाया है। सबसे जी, यादगार मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, आपका कौन सा ऐसा कौन सी शाम रही यादगार, और किसके साथ जब आपने मंच साझा किया तो आपको वो पल आज भी याद है? अब ऐसी तो बहुत सारे पल हैं, बहुत सारी यात्राएं हैं। हम्म। अब लगभग 32-33 सालों में 3-3.5 हजार के आसपास कवि सम्मेलन किए हैं। तो हम्म। अब मैं, हाँ, पर भैया विदेश यात्रा का एक चार्म होता है। 2004 में मैं दुबई गया था। हम्म। और अभी इस जो था, ये मैं आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी दे दूं कि डिजिटल खिड़की एक प्लेटफॉर्म है, जी। वो कवि सम्मेलनों को बहुत प्रोत्साहित कर रहा है। हम्म। और इस शताब्दी वर्ष में उसने 100 कवि सम्मेलनों का लक्ष्य रखा है। हम्म। ये मंचीय कवि सम्मेलनों का शताब्दी वर्ष है। हम्म। 2 वर्ष हो गए, तो उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 100 कवि सम्मेलन देश और विदेश में किए जाएंगे। जी। तो कुमार विश्वास जी के साथ मिलकर के ये अभियान उनका चल रहा है। बीस हम्म। बाईस कवि सम्मेलन कई तो प्रांतों में आप हो भी इसमें चुके। भी पार्टिसिपेट जो है करने वाले हैं? सुरेंद्र जी, हाँ, चलिए बहुत ज्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि हम भी सुनना चाहेंगे, आपको हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। हास्य के कवि हैं आप और व्यंग के कवि हैं, तो जरा कुछ सुनाएं कि अभी ताजा तरीन हालात को लेकर आपने क्या कुछ तैयार जो है वो कविताएं की हैं? हाँ, मेरी कुछ हास्य व्यंग्य की कविताएं टीवी चैनलों पे भी आई है। अभी ये जो शैलेश अरोड़ा जी का वो चल रहा है कार्यक्रम, वाह भाई वाह, शो मारो चैनल पे, उस पर जी। अभी मैं 30 तारीख को आया था। 2 एपिसोड रिकॉर्ड हुए हैं, एक हम्म। एपिसोड आना है। हम्म। और कई चैनल पर मैं आया हूँ। हम्म। तो एक दो छोटे छोटे व्यंग आपको सुना देता हूँ। जी। एक बंदे ने, अकल के अंधे ने, इंटरनेट पर लड़की पटाई, इंटरनेट पर ही कर ली सगाई, इंटरनेट पर ही शादी, और तो और इंटरनेट पर ही डिवोर्स हो गया। लड़का और लड़की दोनों खुश कि चलो इस बहाने कंप्यूटर का कोर्स ही हो गया। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। जी। एक पारिवारिक व्यंग एस्ट्रोलॉजी का आप देखिए। हम्म। कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों से हैरान परेशान हम दोनों पति पत्नी एक पंडित जी के पास गए कि श्रीमान, है कोई इन समस्याओं का समाधान? हम्म। पंडित जी बोले, नादान, सूर्य अस्त है, मंगल अमंगलकारी है, बुध की महादशा में गुरु का अंतर है, शुक्र नीच का है, शनि का ढैया है, इसलिए रुक रहा गृहस्थी की गाड़ी का पहिया है, राहु और केतु की वक्र दृष्टि है, इसलिए इन सारी समस्याओं की सृष्टि है। इन सब समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है, 1.25 महीने तक रोज नियमित रूप से महामृत्युंजय जप के जाप करवाओ। रोज सुबह सुबह 2 बेसन के लड्डू सफेद गाय को और 2 देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाओ। चौथे 5वें दिन झल्लाती हुई, दांत किटकिटाती हुई, बड़बड़ाती हुई मेरी धर्म पत्नी मेरे पास आई और बोली कि पूरे मोहल्ले के 4 चक्कर लगाए आई, न तो कुत्ता मिला और न गाई। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो, लड्डू मैंने खा लिए। तो और एक और मेरे जीवन का जो सबसे पहला व्यंग, जी। जहां से यात्रा और काव्य यात्रा प्रारंभ हुई हम्म। और जिससे प्रभावित होते थे लोग, वो जरूर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ इस जी। अवसर पे। जी। आज भी सुनाता हूँ उसे मैं।
33 साल बाद भी, हम्म। कि सन 82 की बात, करीब आधी रात कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, जनरल नॉलेज की किताब पढ़ रहा था। मेरे 20 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं मारा, हम्म। बड़ी से बड़ी गलती पे बड़े प्यार से समझाया और पुचकारा, पर उस दिन अचानक दोनों टांगे पकड़कर घसीटने लगे, कमरे के कोने से डंडा उठाकर पीटने लगे। आखिरकार पीटते पीटते उन्होंने मुझे अधमरा करके छोड़ दिया। गुस्से में मेरा एक हाथ और एक पाँव तोड़ दिया, गुस्से में मेरा एक हाथ और एक पाँव तोड़ दिया। हम्म। दूसरे दिन प्यार से समझाया, हॉस्पिटल ले जाकर के प्लास्टर बंधवाया, हॉस्पिटल ले जाकर के प्लास्टर बंधवाया। जब मैंने बिना वजह हाथ पांव तोड़ने का कारण उनसे पूछा, तो वो न जाने किन ख्यालों में खोने लगे और सिसकियां भर भर कर जोर जोर से रोने लगे और बोले कि बेटा, ये हाथ पांव तोड़ने का कारण तुझे समझाऊंगा तो तेरी आत्मा की कली कली खिल जाएगी। बेटे, इस साल विकलांग वर्ष है, इन टूटे हाथ पांव से तुझे नौकरी मिल जाएगी। बेटे, इस साल विकलांग है, इन टूटे हाथ पांव से तुझे नौकरी। तो इस तरह की व्यंग, हालांकि मैंने नॉवेल बहुत मजेदार सुरेंद्र जी। बहुत वक्त की हमारे पास कमी है, फिर कभी और जरूर हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपसे कुछ और आपकी व्यंग कविताएं और हास्य कविताएं जरूर और सुनेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र यादव, वो एक ऐसे हास्य कवि जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। विदेशों में भी 7 कवियों का चुनाव विदेश यात्रा के लिए हुआ, उनमें से एक हैं सुरेंद्र यादवेंद्र जी।